हाँ, बिल्कुल। सर एक तो बड़ा बढ़िया माहौल बन गया है। अनिल सर ने जो है एक छोटी सी टिप्पणी उस पर जरूर कर दूं कि देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। जो गांधी के जितने भी चेले हैं और गांधी के अंदर समाजवाद की जितनी धाराएं निकल के अलग अलग फैली हुई हैं, हम लोगों के आपसी झगड़ों को लेकर के कोई ये भ्रम न पाले कि ये सारे लोग अलग अलग हैं, किस दिन हम सब वापस एक होकर के खड़े हो जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। हमारे यहाँ अवध में एक बड़ी बढ़िया कहावत है कि सौ सौ जूता खाओ तमाशा घुस घुस देखो। तो ये जो हम लोगों की जो आदत है ना, ये डिबेट की, डिसेंट की, डिसएग्रीमेंट की, ये स्वाधीनता संग्राम से निकली परंपरा है। तो वो झगड़े आपस के होते रहेंगे, लेकिन ये मुगालता कोई ना पाले कि ये कोई हम लोग आपस में लड़ने वाले। हम अपनी धार जो है ना वो तेज करते रहते हैं बीच बीच में। तो एक तो ये चीज थी। अब आ जाते हैं नेहरू जी पर। और वहां पर भी अनिल सर ने बड़ा जो है ना बॉलीवुड अंदाज में आनंद पिक्चर को कोट करते हुए कि जिंदगी लंबी नहीं बाबू मोशाय बड़ी होनी चाहिए। तो कार्यकाल लंबा हो चाहे ना हो, लेकिन बड़ा जरूर होना चाहिए। और उसी अंदाज में मैं अगर एक और फिल्म का डायलॉग याद करूं, देवदास फिल्म का, दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो चिट्टी बाबू। तो आजादी की लड़ाई की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू, वो कहा जा सकता है क्योंकि इनको दरअसल इस बात की जो है ना फंडामेंटल समझ ही नहीं है। और समझ है, लेकिन ये उसको समझना चाहते नहीं है। और कम से कम अगर समझना भी चाहते हैं तो इसको लोगों तक पहुंचने नहीं देना चाहते कि आजादी की लड़ाई जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन है। और उस जन आंदोलन के कुछ बड़े बड़े नेता हैं, उसमें गांधी जो है वो जनलिस्मो है, सबसे ऊपर शिखर पर बैठे हुए हैं, और उनके नीचे बहुत बड़ी गैलेक्सी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेहरू जो है गांधी के बाद जनता के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। 1935 में भारत का एक एक्ट बनता है, भारत सरकार अधिनियम बनता है। उससे ये तय होता है कि एक जो है फेडरेशन बनेगा, एक संघ में सरकार बनेगी, यानी केंद्र में सरकार बनेगी, और बाकी प्रांत स्वायत्त हो जाएंगे। ये बात भी बहुत कम लोगों को पता है अमरीश सर, कि एक तरीके से अगर हम सरकार के स्तर पर देखना शुरू करें तो 1937 में जो पहली बार चुनाव हुए हैं, तो हमारी आजाद सरकारें, स्वतंत्र सरकारें वहां लगभग बन गई। थोड़ा बहुत उसमें कॉलोनियल इंटरफेरेंस जरूर है, लेकिन इसके बावजूद सरकारें बन गई। 37 के बाद उसी जो है एक्ट के आधार पर 46 में भी चुनाव होते हैं। कैबिनेट मिशन आता है, मार्च में कैबिनेट मिशन आया, मई में उसकी संस्तुतियां सामने आ गई, और ये तय हुआ कि प्रांतों के चुनाव तो हो गए हैं, लेकिन हाँ एक केंद्रीय सरकार भी बनेगी जिसको हम अंतरिम सरकार कहेंगे। देखिए, आरएसएस भाजपा के लोग ये चीखते चीखते जो है मर जाते हैं कि भाई नेहरू जी ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, गांधी जी ने बड़ा भेदभाव कर दिया, पटेल प्रधानमंत्री होते। तब तो क्रोनोलॉजी ढूंढते ढूंढते आप 46 तक चले जाते हो, और उसके बाद में उसी क्रोनोलॉजी में आप 1952 में कहते हो पहली निर्वाचित सरकार बनी। तो या तो आप तय कर लो कि 46 में अगली बार आप ये नहीं कहोगे कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन जाते, नेहरू बन गए। तो 46 में, सितंबर 46 तक आते आते ही अंतरिम सरकार बन गई। अंतरिम सरकार काम कर रही है। दिसंबर आते आते संविधान सभा भी बन गई, तो संविधान सभा की भी बैठकें होने लग गई। विधानसभाओं के आधार पर ये सारे नॉमिनेशन हुए थे, संविधान सभा के भी नॉमिनेशन विधानसभाओं के आधार पर हुए थे। फिर 15 अगस्त 1947 आया, जिस दिन अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस दिया। क्योंकि अंग्रेजों ने अमेरिका से जो है वो अटलांटिक चार्टर में वायदा किया था कि हम भारत को और कनाडा को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो टेक्निकली उसने हमको डोमिनियन स्टेटस दिया, इसीलिए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन रहे और उसके बाद राजगोपालाचारी रहे। लेकिन जब स्वतंत्र भारत हुआ तो ये कहा गया कि स्वतंत्र भारत की सरकार बनेगी, और स्वतंत्र भारत की सरकार बड़ी आसानी से कांग्रेस बना सकती थी, अकेले दम पर बना सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार किया। गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, इन सब लोगों की एक कंसेंसस थी इसमें कि भाई आजादी की लड़ाई के अंदर जो है ना, अभी जो भी राजनीतिक दल सक्रिय हैं उन सबको हमें स्वतंत्र भारत की सरकार के भीतर लाना है। तो अब सवाल आता है कि स्वतंत्र भारत की जो सरकार बनी उसमें भी सरदार पटेल है, जैसा कि जिक्र पहले आया, बाबू जगजीवन राम है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उसमें कांग्रेस के विरोध में राजनीति करने वाले लोग भी हैं। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हम सभी जानते हैं कि उनका कांग्रेस के साथ में कोई राजनीतिक ऐक्ट नहीं रहा, इसके बावजूद वो स्वतंत्र भारत की सरकार में है। इसके अलावा आपके शिरोमणि अकाली दल के लोग हैं, इसके अलावा राजकुमारी अमृत कौर है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जिनका एक्सपर्टाइज था अपनी अपनी फील्ड में।
षणमुगम चेट्टी हो, जॉन मथाई हो, इन सब लोगों को भी लाया गया कि ठीक है भाई, आप पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, तब भी आप कांग्रेस की सरकार के, ये स्वतंत्र भारत की सरकार में शामिल हो। तो ये स्वतंत्र भारत की रूपरेखा है कि एक सरकार बनती है तो सभी दल उसके अंदर शामिल होंगे, और उसी में उनके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो हैं, जिनको वो अपना एक महानायक बनाते हैं, वो भी उसी सरकार के भीतर शामिल है। तो ये क्रोनोलॉजी की समझ होना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट तो ये था। अब 1950 जनवरी 1950 में हमने अपना संविधान बनाया। जब संविधान बनाया तो डोमिनियन स्टेटस की बजाय हम रिपब्लिक स्टेट बन गए, हम गणतंत्र बन गए। अब हमको चुनाव कराने हैं, वो चुनाव की प्रक्रिया तैयारी सब चल रही है, और 1952 में जाकर के पहली बार चुनाव होते हैं। अब समझिए जरा कि एक निरक्षर जनता को, एक निरक्षर समाज को वोटिंग का राइट देना है। दुनिया में उस समय लोकतंत्र की मर्यादा बन गई है, जिसको कहते थे अडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार। अब सबको अगर वोट डालने का अधिकार दे देंगे तो ये जनता जाने किसको चुन ले। लेकिन इस जनता पर पकड़ है स्वाधीनता संग्राम के नायकों की, इस जनता पर नेहरू की पकड़ है, क्योंकि उस वक्त सरदार पटेल नहीं है। दिसंबर 1950 में वो स्वर्गवासी हो गए, तो नेहरू के जिम्मे सब काम आ गया। ये सिद्धांत कि प्रति व्यक्ति को एक वोट देना है और प्रति व्यक्ति का जो वोट है उसका मूल्य भी समान होगा, इस आधार पर चुनाव कराने हैं। दुनिया में पहला प्रयोग नेहरू और उस समय का जो इंडिपेंडेंट जो चुनाव आयोग हुआ करता था, जो चुनाव आयोग बिल्कुल नहीं था, उसने दुनिया में पहली बार व्यवस्था बनाई कि एक निरक्षर जनता पढ़ नहीं सकती है पार्टी का नाम, कैंडिडेट का नाम, तो हम इलेक्शन सिंबल लाएंगे। ये बड़ा अनूठा प्रयोग है। इलेक्शन सिंबल्स अलॉट किए गए। क्यों? क्योंकि नेहरू जनता को वो शक्ति देना चाहते थे कि जनता अपनी सरकार चुने, और मोदी जी SIR, डिलिमिटेशन, वोट चोरी, चुनाव आयोग को चुना आयोग बनाकर जनता की उस शक्ति को खींच लेना चाहते हैं। और इसलिए नेहरू जी के विपरीत मोदी जी चाहते हैं कि यह सरकार अपनी जनता चुन ले। ये नेहरू और मोदी के बीच का बुनियादी फर्क है। नेहरू चाहते हैं कि जनता अपनी सरकार चुने, और मोदी चाहते हैं कि सरकार अपनी जनता चुन ले, ताकि हम अनंत काल तक जब तक चाहे सत्ता पर बैठे रहें। ये मूलभूत फर्क है। तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि नेहरू की लोकप्रियता क्या है। बाहर चूल्हे में जाइए डिबेट की, कौन सा निर्वाचित है, कौन अनिर्वाचित है। मैं अमृतसर गया, भागलपुर, वहां पर मुझे एक फ्रीडम फाइटर ने एक कहानी सुनाई, बड़े बुजुर्ग फ्रीडम फाइटर। उन्होंने कहा कि 1937 के चुनाव, 47 और 52 भी छोड़ दीजिए, 1937 के चुनाव में नेहरू जी चुनाव प्रचार करने भागलपुर आ रहे हैं, और भागलपुर में एक मैदान पूरा जो है, कई सारे खेत जो उस समय तक कट गए थे, ठूंठ वूंठ साफ किया गया कि यहीं पर उनकी सभा होगी। और उन्होंने कहा कि नेहरू के आने की जो खबर थी उसको सुनकर के आसपास के तमाम गांवों के लोग 3-4 दिन पहले राशन पानी बांध के अपनी अपनी चारपाइयां, बैलगाड़ी और सिर पर लाद के इसलिए बैठ गए थे कि नेहरू को करीब से देख सकें। मोदी जी उस पॉपुलैरिटी को आप समझिए, वो कोई प्रायोजित भीड़ नहीं है, वो कोई ऐसे जो है ना 3 करोड़ 5 करोड़ रुपया लगाकर जुटाई गई भीड़ नहीं है। इस देश की जनता नेहरू को प्यार करती है, और इसलिए जो सरकार बनती है वो उसके अध्यक्ष नेहरू, उसके प्रधानमंत्री नेहरू बनते हैं। तो इस डिबेट का कोई सिर पैर तो है ही नहीं। मतलब हम सब लोगों का समय जो है नाहक जाया होता रहता है। दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है सर, कि नेहरू जी जब पहली बार चुनाव हो रहे हैं 1952 में, और उस चुनाव के अंदर नेहरू जी को, कांग्रेस पार्टी को मिलती है 364 सीटें। 5 साल बाद फिर चुनाव होते हैं, नेहरू जी को सीटें मिलती हैं 371। उसके बाद तीसरा टर्म नेहरू चुनाव लड़ते हैं, नेहरू जी की सीटें सिर्फ 10 घटती हैं और 361 सीटें आती हैं। यानी पहले टर्म में 364, दूसरे टर्म में 371, तीसरे टर्म में 361। मोदी जी तो गला फाड़ फाड़ के अब की बार 300 पार, अब की बार 400 पार करते रहते हैं। 303 पे पहुंचे और ढम से लुढ़क करके कहां पर आ गए? 240 पर। ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया, ये क्या निर्वाचन की बात करेंगे सर? डिलिमिटेशन इतना बड़ा खतरा है हिंदुस्तान की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के ऊपर
और मोदी जी सिक्योर करना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य के सभी चुनाव केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जीते। ये नेहरू की तुलना करेंगे, ये निर्वाचित और अनिर्वाचित की बात करेंगे। एक छोटा सा प्रसंग, नेहरू की लोकप्रियता, मैं इसीलिए बहुत किताबें सर कोट नहीं करता हूं, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि बड़े पढ़े लिखे लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं तो आम चर्चा कर रहा हूं। मेरे सर इतिहास के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, उन्होंने बताया कि सीतापुर जिला जो लखीमपुर खीरी में, उसमें नेहरू जी किसी चीनी मिल का उद्घाटन करने जा रहे हैं और वहां पर सिक्योरिटी तब तो बहुत कम होती थी। कुछ पुलिस वाले आकर के चौराहे पर खड़े हो गए, एक गांव के चौराहे पर, क्योंकि नेहरू जी का जो है कार उधर से गुजरना था। जब ये चर्चा शुरू हुई क्या है, पुलिस क्यों आ रही, कौन आ रहा है कौन आ रहा है, तो पता चला नेहरू जी आ रहे हैं। तो वहां पर एक सज्जन हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि नेहरू जी को आज जो है पहली बार देखने का मौका मिलना है और ये पुलिस वाले तो देखने देंगे नहीं, और हमारी नई नई गैया ब्याई है, इस गैया का दूध हम उसको उनको पिलाएंगे, और ये जो गुड़ है हमारे यहाँ का जो शीरा बनता है, वो शीरा उनको हम चटाएंगे, तब आगे जाने देंगे। अब वो इतना बड़ा गिलास लेकर के सड़क पर खड़े हो गए और उसमें शीरा डाल के, अब नेहरू जी की गाड़ी निकल रही है, एक दो एस्कॉर्ट होते थे वो निकल रहे थे, वो एकदम कूद के भी सड़क पर आ गए। नेहरू जी का जो छोटा सा काफिला था वो रुक गया, शोर शराबा मचा। नेहरू ने पूछा कि क्या हुआ है, तो बोले कि कोई सज्जन है, वो कह रहे हैं कि बिना दूध पिए जो है आपको जाने नहीं देंगे। नेहरू गाड़ी से बाहर आते हैं, मोदी जी की हिम्मत है, मोदी जी की हिम्मत है, किसी का जो है ऐसे कोई दूध लेकर के खड़ा हो जाए, उनको तो कितनी गालियां बकी जा रही हैं, उनको मारने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, असुरक्षित मानसिकता के व्यक्ति हैं। नेहरू उतरते हैं गाड़ी से और उसे कहते हैं हंस करके कि इतना बड़ा दूध का गिलास तो मैं पी नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कहा जितना पी सकते हो आप पी लो। नेहरू जी ने 2-4 घूंट वो दूध पिया और उसके बाद सबसे मिलकर के आगे निकल गए। सर महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बताया, इतिहास के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, अब दिवंगत हो गए, उन्होंने कहा कि उसके बाद एक बहुत बड़े बाल्टे के अंदर नेहरू जी का जूठा दूध डाला गया, उसमें तुलसी दल डाला गया, उसमें पानी डाला गया, और ये खबर आई कि नेहरू जी का जो जूठा चरणामृत है वो बट रहा है, और आसपास के गांव वाले जो है ना शाम तक आकर चरणामृत पीते रहे। अरे आप उनके पांव की धूल नहीं हो भाई, आप क्यों नेहरू से तुलना करते हो? नेहरू बहुत बड़े हैं। हो सकता है, मैं नहीं कहता सर 29 का चुनाव मोदी जी जीत जाए, मोदी जी 17 नहीं 27 साल नहीं 37 साल जिए, बहुत दीर्घजीवी हुए। इतिहास आज नेहरू के दिवंगत होने के इतने सालों के बाद भी उनको नेहरू से लड़ना पड़ रहा है। और मैं गारंटी देता हूं, अगर मैं इतिहास पढ़ता हूं और इतिहास को मैंने समझा है, जैसे दुनिया ने ना, जैसे जर्मनी ने हिटलर को भुला दिया, जैसे दुनिया ने तानाशाहों को भुला दिया, जैसे दुनिया ने काले अध्याय जोड़ने शुरू कर दिए, जैसे जर्मनी ने ये इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया कि हमें हिटलर जैसा नहीं बनना है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, सत्ता प्रतिष्ठान हाथ से जाने दीजिए, शिक्षा संस्थान हाथ से जाने दीजिए, 3 से 5 साल के भीतर मोदी जी जो है विस्मृत किए जाने लगेंगे जनता के द्वारा, जनता के माध्यम से। तो ये इतिहास का बहुत बड़ा फर्क है नेहरू और मोदी में। इसलिए मुझे कभी कभी जैसे गांधी और गोडसे की तुलना पर मैं बहुत खींच जाता हूं, वैसे नेहरू और मोदी की तुलना पर भी हम सब स्वाभाविक रूप से खींच ही जाते हैं, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है, बोलना पड़ता है।